हे गाइस, डी ट्रिपल एस बी मैथ से टीजीटी की कंसेप्ट सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है समुच्चयों के प्रकार। पिछले वीडियो में हम समुच्चय का बेसिक और समुच्चय निरूपण की विधियां जो कि रोस्टर विधि व समुच्चय निर्माण विधि थी उनके बारे में पढ़ चुके थे और जो भी समुच्चय का बेसिक था वो हम उस वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार और मुख्यतः उपसमुच्चय को। तो चलिए बेसिक क्लियर करते हैं। जो समुच्चय के प्रकार, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। तो पहला समुच्चय का प्रकार लेते हैं हम रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। नाम से ही पता चल रहा है रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, मतलब कुछ भी अवयव ना हो, कुछ भी। ठीक है। तो जैसे कि ये वाला मैंने बताया था आपको, जो पहला वीडियो था उसमें ये वाला जो साइन है वो रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये समुच्चय का चिन्ह तो बता रखा है इसमें, इस तरीके से मंझला कोष्ठक तो बना रखा है, लेकिन इसके अंदर कुछ है क्या? रिक्त है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। तथा अगर इससे न प्रदर्शित करना चाहें तो आप फाइव से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से ये चिन्ह होता है। इसे फाइव से भी प्रदर्शित करते हैं, ये रिक्त समुच्चय को ही प्रदर्शित करता है। इसके एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? जैसे कि आपको चार ऑप्शन दे दिया और पहचानने के लिए बोल दिया कि कौन सा ऑप्शन सही है रिक्त समुच्चय के लिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल आएगा इस तरीके से, ए समुच्चय रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ए से इस समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बराबर एक्स। मैंने जो ये डॉट डॉट थी उसको पढ़ना बताया था आपको पहले वीडियो में। एक्स सच देट एक्स, मतलब x इस प्रकार है कि x का मान 8 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। कहने का मतलब यही तो दिखा रहा है यहाँ पे, x का मान 8 से बड़ा है। ठीक है, 8 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो आप कल्पना कीजिए, क्या कोई x का ऐसा मान या कोई ऐसा मान है जो कि 8 से बड़ा है? 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा का मतलब 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। ठीक है, और 3 से छोटा है, 3 से छोटा का मतलब 1 होगा, 2 होगा। क्या कोई ऐसा मान वास्तव में अस्तित्व में है जो कि 8 से बड़ा भी है और 3 से छोटा है? आप एक बार जरा वीडियो को यहाँ पे पॉज करके अपने दिमाग में सोचिएगा कि क्या ऐसा मान संभव है? नहीं है भाई साहब, ये गलत है, क्योंकि 8 से बड़ा 9, 10, 11 होता है और 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या होता है? 3 से छोटा होता है 1, 2। ठीक है, क्या इनमें एक एक्स का एक पर्टिकुलर सिंगल मान पॉसिबल है? कोई मान पॉसिबल नहीं है जो कि 8 से तो बड़ा हो और 3 से छोटा हो। सबके सब उल्टा सीधा यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि x का एक भी मान पॉसिबल नहीं है, मतलब ये समुच्चय रिक्त होगा, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, x का कोई भी मान नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, b बराबर x सच देट x एक विद्यार्थी है जो कक्षा 5 व 10 में पढ़ता है। तो ये जो कक्षा 5 और 10 में ये विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वह एक साथ दो दो कक्षाओं में पढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जो कि रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिक्त समुच्चय होता है जिसे कि हम आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा समुच्चय है एकल समुच्चय, जिसमें मतलब कोई भी एक अवयव हो वो एकल समुच्चय होगा। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, जैसे a बराबर, यहाँ पे समुच्चय रिप्रेजेंट कर रहा है a बराबर 5, यहाँ पे केवल एक ही इसका अवयव है, मतलब ये एकल समुच्चय होगा। यहाँ पे नोट लगा के बता रखा है कि एन ए, मतलब जो एन लगा देते हैं, जैसे कोई भी समुच्चय है ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है उसको एन लगा के इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो एन ए से समुच्चय में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें एन ए बराबर क्या होगा? एन लगा दिया तो एन ए बराबर 1 होगा, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है। ठीक है, तो एन और उसके बाद में समुच्चय का जो नाम लिखा जाता है वो हमेशा उस समुच्चय में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं बी बराबर दूसरा समुच्चय ले लेते हैं, इसमें 2, 3, 4। ठीक है, ये अवयव ले लिए। तो हमने, अगर ऐसे पूछा जाता है कि बी में कितने
अवयव हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा एन बी बराबर, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो 3 अवयव होंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है एकल समुच्चय। अब चलते हैं परिमित व अपरिमित समुच्चय पे। परिमित समुच्चय क्या है और अपरिमित समुच्चय क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परिमित, ठीक है, समुच्चय जिसके अवयवों को आसानी से गिन सके वो समुच्चय होगा परिमित समुच्चय। और अपरिमित मतलब जिस जो समुच्चय होता तो है लेकिन उसके अवयवों को आसानी से नहीं गिना जा सकता। तो फर्स्ट वीडियो में जैसा बताया था आपको, समुच्चय होने के लिए कंडीशन है कि सुपरिभाषित हो, मतलब वेल डिफाइंड हो, मतलब वो निश्चित हो या अस्तित्व रखता हो। जैसे कि संसार के 3 महान व्यक्ति, तो सभी के मायने में वो 3 महान व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, तो ये समुच्चय नहीं बनाएगा क्योंकि वो सुपरिभाषित नहीं है। लेकिन जो परिमित और अपरिमित है, ये दोनों प्रकार होते हैं समुच्चय के। तो परिमित में वो समुच्चय आते हैं जिनके अवयवों को आसानी से गिन सकते हैं, और अपरिमित में वो समुच्चय आते हैं जिनके अवयवों को आसानी से गिन नहीं सकते। समुच्चय तो होते हैं, अब वो कैसे होते हैं वो भी समझते हैं। परिमित में अवयवों को आसानी से गिन सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी, आपकी कक्षा में कुल विद्यार्थी, ठीक है, या आपकी कक्षा में विद्यार्थी। तो कुल मिला के जो ये समुच्चय रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आपकी कक्षा में विद्यार्थी, मतलब आप क्या आपकी कक्षा में विद्यार्थी नहीं गिन सकते? आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निश्चित ही होगी ना। न तो ऐसा हो सकता है कि भाई आप गिन नहीं सकते, उन विद्यार्थियों को पता नहीं है कि भाई कितने विद्यार्थी हैं, या तो 50 होंगे या 60 होंगे, एक फिक्स पर्टिकुलर संख्या होगी, तो उसको गिन सकते हैं आप, तो वो परिमित की कैटेगरी में आ जाएगा। तो एन ए मतलब एन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एन ए लगा के उस पर्टिकुलर समुच्चय में, जैसे कि यहाँ पे ए है, तो उस पर्टिकुलर समुच्चय में कितने अवयव है उनको गिना जाता है। तो एन ए बराबर आसानी से गिन सकते हैं, एन ए मतलब इस ए में अवयवों की संख्या, मतलब कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को हम आसानी से गिन सकते हैं। अपरिमित समुच्चय जिसके अवयवों को आसानी से नहीं गिना जा सकता। चलो इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे b बराबर x सच देट x, मतलब x इस प्रकार है कि x बराबर दुनिया में कुल पशु। तो आप आसानी से यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं कि दुनिया में कुल पशु, तो जनगणना की जाती है पशुओं की और लाखों में आपको या करोड़ों में पशुओं की संख्या बताई जाती है। लेकिन क्या वो एक वेल डिफाइंड या एक तरीके से बिल्कुल फिक्स संख्या है? नहीं है, क्योंकि आप उनको पर्टिकुलर एक तरीके से गिन नहीं सकते, मतलब उसको केवल एक अनुमानित आंकड़ा दे सकते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों की संख्या को आपने बिल्कुल एग्जैक्ट गिन पाया था कि 50 है तो 50 ही है, न तो 51 होंगे न 49 होंगे, लेकिन आपने यहाँ पे 10 करोड़ पशु गिन दिए, तो क्या जरूरी है कि आपने जो गणना की है वो सही है? कुल मिला के दुनिया में कुल पशु है, उनको गिनना असंभव है। गिन तो सकते हैं, अनुमान लगा के बता सकते हैं लगभग इतने होंगे, लेकिन एग्जैक्ट गिनना असंभव है। तो एग्जैक्ट जिनको नहीं गिना जा सकता, बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं गिना जा सकता, वो अपरिमित आएंगे। जैसे कि आकाश में कितने तारे हैं, आकाश में कुल तारों की संख्या, तो ये भी अपरिमित में आएगा। दुनिया में कुल वृक्षों की संख्या, यह भी अपरिमित आएगा। दुनिया में कुल कीड़ों की संख्या, ठीक है, इस तरीके से दुनिया में कुल बेरोजगारों की संख्या, तो ये सब कुछ किस में आएगा? अपरिमित में आएगा, क्योंकि उनको गिनना एक तरीके से फिक्स गिनना संभव नहीं है। तो कुल मिला के एन बी, जो ये बी समुच्चय है, तो एन बी समुच्चय बी में क्या करेगा? समुच्चय बी में अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि यहाँ पे गिनना मुश्किल है। जहाँ पे गिनना मुश्किल वो अपरिमित होगा, और जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट गिना जा सके वो परिमित होगा। ठीक है, तो परिमित और अपरिमित समुच्चय आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं समान समुच्चय पे। समान समुच्चय किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे कि मैंने पहले इसको उदाहरण से समझते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा पे जाएंगे। जैसे कि मैंने ये ए समुच्चय लिया है, ए बराबर 1 2 3 4 इसके अवयव है, बी बराबर 3 2 4 1 इसके अवयव है। तो क्या ए के प्रत्येक अवयव, एक यहाँ पे बी में नहीं मिल रहा, एक एक, ठीक है, 2 2 3 3 4 4, मतलब प्रत्येक ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। कुल मिला के क्या होना चाहिए? अब चलते हैं परिभाषा पे। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। क्या है? यदि ए का प्रत्येक अवयव, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का भी प्रत्येक अवयव ए में हो।
मतलब ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में है, तथा जो बी के प्रत्येक अवयव हैं वो ए में है। तो कुल मिला के कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए कि ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में होने ही चाहिए, और जो बी के अवयव हैं वो भी ए में होने ही चाहिए। कुल मिला के दोनों में बिल्कुल समान अवयव होने चाहिए। ऐसा नहीं है अवयव की संख्या समान नहीं होनी चाहिए, बल्कि अवयव ही समान होने चाहिए एग्जैक्ट, तब जाके क्या होंगे, दोनों समान समुच्चय होंगे। ठीक है, अब चलते हैं तुल्य समुच्चय। समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब थोड़ा इनमें मामूली डिफरेंस नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन लगते एक जैसे ही है। तुल्य समुच्चय में अवयवों की संख्या समान होती है, जबकि समान समुच्चय में अवयव ही समान होते हैं, संख्या भी समान होती है। ठीक है, अब चलते हैं तुल्य समुच्चय में। माना ए व बी अरिक्त समुच्चय है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ अवयव हैं। तब यदि समुच्चय ए व बी में उपस्थित अवयवों की संख्या समान है, मैंने अभी बताया था तुल्य के पहले समान समुच्चय में कि ए व बी में जो अवयव हैं वो तो समान होने चाहिए, संख्या में तो समान होंगे ही, क्योंकि जब ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, कुल मिला के अवयव ही समान है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन तुल्य समुच्चय में ऐसा नहीं है। तुल्य समुच्चय में अवयव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ए व बी में उपस्थित अवयवों की संख्या समान है, तो ए व बी परस्पर तुल्य समुच्चय होंगे। तो बिल्कुल यहाँ से समझते हैं अपन इसे। ए बराबर जो समुच्चय ले रखा हमने, वो ले रखा उसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 अवयव हैं। बी में ले रखे हमने ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो अवयव तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए। यहाँ पे गणित की संख्याएं चल रही हैं, यहाँ पे जो इंग्लिश है उसके स्वर चल रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अवयव तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए, तो अवयव समान होने का तो यहाँ पे 1% की गुंजाइश नहीं है, मतलब ये समान समुच्चय तो हो नहीं सकते। यहाँ पे अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अवयव इसमें, और 1 2 3 4 5, 5 अवयव इसमें है। तो 5 5 मतलब दोनों में संख्या समान है। एन ए का मतलब जो ए समुच्चय उसमें अवयवों की संख्या, एन बी का मतलब जो एन बी समुच्चय उसमें अवयवों की संख्या। तो कुल मिला के इसमें अवयवों की संख्या समान है। तो जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या मात्र संख्या समान होती है वो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता 1 2 3 4 5 और बी में भी एज इट इज ऐसे के ऐसे अवयव आ जाते, वो तो समान, मतलब यानी समान अवयव आ जाते, संख्या भी समान रहेगी, क्योंकि जब समान अवयव आएंगे तो संख्या भी समान होगी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, इस परिभाषा को पढ़िए, समान समुच्चय हो जाता। तो समान समुच्चय में क्या होता है, अवयव ही समान होते हैं, ए के प्रत्येक अवयव बी में होंगे और बी के प्रत्येक अवयव ए में होंगे। ठीक है, और संख्या तो समान होगी, जब अवयव समान होंगे तो संख्या तो समान होनी ही है। तो उस कंडीशन में ए और बी समान समुच्चय होते हैं। लेकिन केवल एक कंडीशन फुलफिल हो, जरूरत नहीं है कि, क्या है, जरूरत नहीं है कि प्रत्येक जो अवयव है वो समान हो, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर अवयवों की संख्या समान होगी, ओनली संख्या, केवल संख्या समान है, तो वो तुल्य समुच्चय होगा। और संख्या के साथ साथ अगर अवयव समान हो गए तो वो समान समुच्चय होगा। तो एक डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, संख्या समान है, केवल संख्या समान है, भाई 5 अवयवी इसमें और 5 अवयवी इसमें है, तो वो तुल्य समुच्चय है। और अवयव ही समान है, मतलब एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो, इस तरीके से अवयव समान है, तो वो तुल्य नहीं होगा बल्कि समान समुच्चय होगा। आगे बढ़ते हैं उप समुच्चय पे। सबसे बेहतरीन है, इसको तो ध्यान रखना ही है। ठीक है, यही इसकी जो समुच्चय है उसका मतलब यानी कि बेसिक मेन पार्ट है। माना ए व बी दो अरिक्त समुच्चय है। यहाँ पे अरिक्त आ जाए, मतलब कहने का मतलब यह है ए व बी दो समुच्चय तो है, लेकिन खाली नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, उनमें कुछ न कुछ अवयव है। तब यदि समुच्चय ए में उपस्थित सभी अवयव, ध्यान से पढ़िएगा, तो समुच्चय ए में उपस्थित, जब ए व बी अरिक्त समुच्चय है, तो समुच्चय ए में उपस्थित सभी अवयव यदि समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ए में उपस्थित जो भी अवयव हैं, अगर वो बी में उपस्थित हुए तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको इस तरीके से, जैसे कि समुच्चय ए है, इसमें 1 2 3 ये अवयव उपस्थित है, बी है उसमें 1 2 3 4 5। क्या समुच्चय ए के 1 2 3
इसमें समुच्चय बी में उपस्थित है? हाँ उपस्थित है, 1 2 और 3 एज इट इज मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये तीनों, ऐसा नहीं है कि एक एक और दो मिल जाए और तीन नहीं मिले, सारे के सारे अवयव, कंप्लीट सभी अवयव, ए के सभी अवयव अगर बी में मिल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर 10 ए में 3 अवयव है तो 2 तो मिल गए और एक नहीं मिल रहा, गलत हो जाएगा। तीनों ही मिलने चाहिए। अगर 3 है, 4 अवयव है तो चारों, मतलब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होनी चाहिए। यहाँ पे उपस्थित है तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि जो ए होगा वो बी का उपसमुच्चय होगा। तो ठीक है, इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। जो ये वाला चिन्ह है वह उपसमुच्चय का चिन्ह है। तो यहाँ पे जो ये ए उपसमुच्चय बी का, ये दर्शा रहा है कि ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक है। किसका? ए उपसमुच्चय है बी का। इसको बारीकी से समझते हैं, चलिए। सबसेट के जो मतलब बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, मैंने अभी बता दिया। सबसेट क्या होता है? जब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। लेकिन जब कंडीशन क्या हो, ए और बी बिल्कुल समान हो, जैसे कि ए बराबर क्या हो, ए बराबर 1 2 3 हो, ठीक है। इसी तरीके से बी बराबर भी क्या हो, 2 3 1 हो। तो कुल मिला के क्या ए के प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है? ठीक है, बिल्कुल एज इट इज उपस्थित है। मतलब अवयव ही समान है, अवयव ही समान है तो ये क्या होंगे, ए और बी समान समुच्चय होंगे, मतलब ए बराबर बी। यदि अवयव समान नहीं होते, केवल अवयव की संख्या समान होती, इसमें भी 3 होते, इसमें भी 3 अवयव होते, तो तुल्य समुच्चय हो जाता। लेकिन यहाँ पे अवयव ही समान है तो समान समुच्चय होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए में जो अवयव उपस्थित है वो बी में उपस्थित होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है। तो हमने अभी पढ़ा था, अगर ऐसी कंडीशन होती है कि ए के सभी अवयव अगर बी में उपस्थित हैं तो ए बी का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, ए के सभी अवयव बी में क्या है, उपस्थित है, तो ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा, जिसको ए से दर्शा दिया। अब रिवर्स देखिए, क्या बी के सभी अवयव ए में उपस्थित नहीं है? जी हाँ, बी के सभी अवयव भी ए में उपस्थित है। तो हम इस परिभाषा के अनुसार चलते हैं, उपसमुच्चय की परिभाषा के अनुसार। यदि अगर यहाँ पे हमने ए की जगह बी लिख दिया, बी के सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है, तो इस तरीके से बी समुच्चय भी ए का उपसमुच्चय होगा। कुल मिला के इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा, बी भी ए का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि बी के प्रत्येक सभी अवयव ए में उपस्थित है, ठीक है। तो उपसमुच्चय का फंडा क्या है, उपसमुच्चय का बेसिक क्या है? अगर किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव उस समुच्चय दूसरे में उपस्थित हैं तो वह समुच्चय उस दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्लियर हो गया होगा। अगर समान समुच्चय कहीं पे दिख रहे हैं तो उसमें दोनों कंडीशन पॉसिबल होगी, ए बी का उपसमुच्चय होगा और बी भी ए का उपसमुच्चय होगा। अब दूसरी बात, जो कि ये फैक्ट है, इनको आपको ध्यान रखना ही है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसको दर्शाते हैं भाई हम, ए बराबर 1 2 और 3 ले लिया। इसी तरीके से दोबारा लिख लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 ले लिया, ठीक है। क्या ए के सभी अवयव इस वाले ए में उपस्थित हैं? आप कहेंगे बिल्कुल है जी, ठीक है। अगर है तो उपसमुच्चय की परिभाषा के अनुसार समुच्चय जो ए होगा इस वाले ए का उपसमुच्चय होगा। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ए उपसमुच्चय ए का, ठीक है। इस तरीके से बी ले लो, बी भी उपसमुच्चय हो जाएगा बी का, ठीक है। तो कुल मिला के प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि उसके अवयव उसी में तो विद्यमान होंगे। तो उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होती है? यदि ए के सभी अवयव ए में विद्यमान है तो ए समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो उपसमुच्चय की परिभाषा से ये हो गया। अब चलते हैं तीसरे फैक्ट की तरफ। जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। जैसे कि हमने ले लिया रिक्त समुच्चय ये, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं ए बराबर 1 2 3, ठीक है, ये ले लिया मैंने। क्या मैं ये नहीं कह सकता, उपसमुच्चय की परिभाषा के अनुसार क्या मैं यह नहीं कह सकता कि ये फाई है? फाई का मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं है। क्या कोई भी अवयव नहीं है, मतलब कोई भी अवयव नहीं है। तो कुल मिला के क्या यह चीज ए में उपस्थित है? जी हाँ, उपस्थित है, क्योंकि 1 2 3 इसके अलावा चौथी कंडीशन क्या पॉसिबल होगी कि भाई इसमें कोई भी अवयव नहीं हो, ठीक है।
तो कुल मिला के जो फाई वाली कंडीशन है वो हर जो समुच्चय है उसको सेटिस्फाई करेगी। तो जो फाई होता है वो सभी में विद्यमान होता है, ठीक है। तो जो फाई है इस कंसेप्ट के आधार पे जो फाई है सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो कुल मिला के रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ये कथन ध्यान रखने हैं आपको, इनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलते हैं, उपसमुच्चय क्लियर कर लिया हमने। अब संख्याओं के उपसमुच्चय, मतलब आज एक जबरदस्त चीज आज हम आपको समझाएंगे, मतलब मजा आ जाएगा कुल मिला के। माना कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, मैथ के हैं, तो मानने की चीज ज्यादा चलती है। माना कि ये ब्रह्मांड है, ये दुनिया है, ठीक है। हमने आज तक क्या क्या संख्याएं पढ़ी हैं, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। दुनिया में दो तरीके की चीज पॉसिबल होती है, एक तो वास्तविक, एक काल्पनिक। तो इसी तरीके से जो संख्याएं हैं उनका भी एक ही कंसेप्ट है, यह भी होती है वास्तविक मतलब रियल, ठीक है, और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, ठीक है। दो तरीके की संख्याएं होती है। अब इमेजिनरी संख्या के आगे कोई डिवाइडेशन है नहीं, जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर उसके आगे डिवाइडेशन है, जो कि हमने यहाँ पे दे रखे हैं। जो रियल नंबर है और इमेजिनरी है, दो मुख्य रूप से दो संख्याएं हो गई। जिस तरीके से दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक, उस तरीके से दो संख्याएं, वास्तविक रियल और इमेजिनरी काल्पनिक। इमेजिनरी के आगे कोई भाग नहीं है, वास्तविक संख्या के आगे भाग है। अब किस तरीके से है, वास्तविक संख्या के दो भाग हैं, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। शायद आपको इनका बेसिक आता होगा, अगर नहीं आता है तो जो कंसेप्ट सीरीज चालू होगी हमारी 9th 10th की, उसमें आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पे इतना डिटेल नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो वास्तविक संख्या है उसके आगे दो भाग होंगे, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। परिमेय को आर से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये परिमेय को यहाँ पे क्यू से डिनोट कर देंगे, क्योंकि आर से तो हमने रियल नंबर वास्तविक संख्या को डिनोट कर दिया, और टी से अपरिमेय को कर देंगे। तो टी को क्या लिख सकते हैं हम, टी को यहाँ पे ये नहीं लिख सकते आर माइनस क्यू। कुल मिला के जो वास्तविक संख्या उसमें से परिमेय घटा देंगे तो अपरिमेय संख्या मिल जाएगी कुल मिला के। तो ये तो होगी लिखने लिखाने की बात, मेन मुद्दे पे चलते हैं। जो वास्तविक संख्या उसके दो भाग है, परिमेय अपरिमेय। अब अपरिमेय को आगे डिवाइड नहीं कर सकते जिस तरीके से इमेजिनरी को नहीं कर सकते। परिमेय को आगे डिवाइड किया गया है जेड पूर्णांक, जो कि कैसे चलता है, पूर्णांक की जेड पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जो कि चलता है माइनस अनंत से जीरो तक, माइनस एक फिर जीरो तक, उसके बाद एक फिर अनंत तक, ठीक है। इसमें ये सभी संख्याएं आती है पूर्णांक में, ठीक है। जब पूर्णांक के साथ साथ ये बट्टे वाली संख्याएं पी बाई क्यू, क्यू बराबर नॉट इक्वल जीरो, ये सम्मिलित की जाती है, तो वो परिमेय संख्या में आ जाती है। कुल मिला के वो आप 9th 10th की कंसेप्ट सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वास्तव पूर्णांक संख्या को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या ऋणोत्तर ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है। कुल मिला के ऋण संख्याओं को छोड़ दें तो जीरो, एक, दो, इस तरीके से अनंत, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृत संख्या क्या है, इसमें से जीरो को निकाल दो, प्राकृत संख्या हो जाएगी एक, दो, तीन, फिर अनंत तक। क्या आपको इसमें एक कंसेप्ट नजर आ रहा है, वो होगा कि जो n है उसके सभी अवयव पूर्ण संख्या में होंगे। क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये जो n है उसके सभी अवयव एक, दो, तीन, चार, अनंत तक, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूर्ण संख्या में है? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या के अंदर आएंगे। और पूर्ण संख्या के जो अवयव है, क्या आपको दिखाई दे रहा है वो पूर्णांक में आएगा? जी हाँ, हमको दिखाई दे रहा है, जीरो से अनंत तक ये पूर्णांक में आ गए। तो क्या आपको ये भी दिखाई दे रहा है जो पूर्णांक संख्या है उसके सभी अवयव परिमेय संख्या में आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। क्या आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा फिर तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के प्रत्येक अवयव रियल नंबर में आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो कंडीशन क्या क्या पॉसिबल है, चलते हैं अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, धुआं उठा देंगे, ठीक है। क्या उठा देंगे, धुआं उठा देंगे। तो अब चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब मैं आपको बोलूं, एक चीज ध्यान रखना, उपसमुच्चय कंसेप्ट इस क्रम में बिल्कुल सही होगा। अगर आप इस क्रम में ऊपर की तरफ चलते हैं बिल्कुल सही होगा, लेकिन आप अगर इस क्रम में आ जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो उपसमुच्चय कंसेप्ट किस तरीके से सही होगा, एन उपसमुच्चय है डब्लू का, बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, क्योंकि एन के सभी अवयव डब्लू में उपस्थित है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और डब्लू उपसमुच्चय है जेड का,
ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि W के सभी अवयव पूर्ण संख्या के सभी अवयव पूर्णांक में है। और Z उपसमुच्चय है Q का, बिल्कुल सही है, क्योंकि Z के सभी अवयव Q में है, मतलब परिमेय संख्या में। और Q उपसमुच्चय है R का, बिल्कुल सही है, क्योंकि Q के परिमेय संख्या के सभी अवयव वास्तविक संख्या में विद्यमान है। अब चलते हैं हम थोड़ा उल्टा चल लेते हैं। कैसे चल लेते हैं उल्टा? अगर हम ऊपर से चलते हैं तो ये गलत क्यों होता है? जैसे कि R, ऊपर से चलेंगे तो R उपसमुच्चय है किसका? Q का। ये गलत हो जाएगा। वैसे गलत क्यों होगा? क्योंकि R के अवयव सभी अवयव Q में विद्यमान नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। Q के सभी अवयव R में तो है, लेकिन R के सभी अवयव Q में नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लिखे Q मतलब परिमेय संख्या उपसमुच्चय Z पूर्णांक का, तो ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि Z के सभी अवयव Q में तो उपस्थित है, लेकिन Q के सभी अवयव Z में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप उल्टा चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर इमेजिनरी संख्या को ऐसे लिख दे कि Z, जैसे कि प्राकृत संख्या है उपसमुच्चय इमेजिनरी का, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृत संख्या का कुछ भी अवयव इमेजिनरी में रिप्रेजेंट मतलब यानी कि अस्तित्व ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए टी उपसमुच्चय है आर का, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या का प्रत्येक अवयव आर में क्या होता है? उपस्थित होता है। तो कुल मिला के ऊपर जाने पे ये कंसेप्ट ब्रांच में बिल्कुल सही जाएगा, लेकिन नीचे आ गए उपसमुच्चय वाला कंसेप्ट गलत होता जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और क्लियर तभी होगा जब आपका संख्या पद्धति में संख्या वाला टॉपिक क्लियर होगा कि भाई रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी क्या है, परिमेय अपरिमेय क्या है, पूर्णांक क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। डेफिनेटली आपको 100% समझ में आएगा, गारंटी का, मतलब मैं दावा करता हूँ ये वाला। ठीक है, अब संख्याओं के उपसमुच्चय आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। वो चल उसमें हम पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एकदम से परीक्षा की दृष्टि से, ये वाला अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। थोड़ा गला बैठ गया। तो इसमें हम पढ़ेंगे अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, यह भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ये जो लैंग्वेज दिख रही होगी अभी, तो मतलब थोड़ा क्लिष्ट सा लग रहा होगा, बिल्कुल मक्खन चीज है एकदम से। आप बस अपना ध्यान दीजिए यहाँ पे, मतलब ध्यान यहाँ पे केंद्रित कीजिए, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। माना जो यहाँ पे आर है ये वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अभी हमने पढ़ा था जस्ट पहले, संख्या पद्धति का कंसेप्ट, रियल नंबर, इसको, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर। तो माना दो अवयव हैं ए और बी, जो कि आर में बिलोंग करते हैं, मतलब आर में उपस्थित है, तथा कंडीशन क्या है कि ए बी से छोटा है। माना कि हम ले लेते हैं ए बराबर 1 है, बी बराबर 5 है। ठीक है, चलो, तो 1 छोटा होगा 5 से। ठीक है, तो ये क्लियर। तथा ए बराबर, ए छोटा है बी से, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब हम एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेते हैं, वास्तविक संख्याओं को लेते हुए y, मैंने पढ़ना सिखाया था आपको, y इस प्रकार है, या y सच देट y बिलोंग्स, मतलब y किसके अंदर है? y a से तो बड़ा है और b से छोटा है। y किस प्रकार है? y, इसको पढ़ेंगे हम, y इस बिंदुओं को पढ़ेंगे, y इस प्रकार है कि y a से तो बड़ा है और b से छोटा है। मतलब y कोई सी ऐसी संख्या है जो कि 1 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है। कहने का मतलब यही हुआ जैसे कि हमने a और b को माना था। ठीक है, तो ये का समुच्चय, मतलब जो ये वाला समुच्चय है, ये सब कुछ एक विवृत अंतराल कहलाता है। विवृत अंतराल कैसे कहलाता है? कि जो ये y है वो 1 से 5 के बीच, 1 से 5 के बीच बिलोंग करेगा। ठीक है, y का कोई भी मान ना तो 1 हो सकता है ना 5 हो सकता है। सब कुछ आगे समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यह एक विवृत अंतराल कहलाता है और प्रतीक a और b के द्वारा निरूपित होता है। ठीक है, तो ये अंतराल ए व बी के रूप में निरूपित हो रहा है, तो ए व बी के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु ए व बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते। कुल मिला के जो यहाँ पे ये सब कुछ खेल चल रहा है, ये इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी गई है, उसमें कहना ये चाह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि जो ये वाई है वो बिलोंग कर रहा है ए और बी के बीच में, मतलब ए से तो बड़ा है और बी से छोटा है,
तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हर संभाव्यता इसको ए और बी के रूप में लिखेंगे कि अगर y का कोई भी मान होगा तो 1 और 5 हमने माना था, यहाँ पे 1 और 5 के बीच में आएगा, कभी भी 1 और 5 नहीं आ सकता। कुल मिला के जो ये चिन्ह है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इजीली कि y का मान हर हालत में a के बराबर नहीं होगा बल्कि बड़ा होगा, और y का मान हर हालत में b से छोटा होगा मतलब b के बराबर नहीं होगा। तो कुल मिला के y का मान यहाँ पे अगर a बराबर हमने 1 माना है और b बराबर हमने 5 माना है, तो y का मान जो यहाँ पे कंसेप्ट दे रखा है ए के ए से हमेशा ही बड़ा होगा, ए के बराबर नहीं होगा, तो एक के बराबर नहीं हो सकता, एक से बड़ा ही होगा। इस तरीके से बी के बराबर नहीं होगा, बी से छोटा ही होगा, तो वाई का मान हमेशा 5 के बराबर नहीं होगा, 5 से छोटा ही होगा। कुल मिला के अगर इस तरीके से छोटे ब्रैकेट में दो चीजें लिखी जाती है तो उसका मतलब होता है कि जो ये 1 से 5 अंतराल दिखाया जा रहा है उसके अंदर 1 से 5 के बीच के सभी अवयव सम्मिलित है, लेकिन 1 और 5 सम्मिलित नहीं है। अगर इसमें अवयवों को लिखें तो उसको लिखा जाएगा 2, 3, 4। इसमें 1 और 5 को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो इसको खुला अंतराल कहते हैं जो छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, जैसे कि ए और बी। इसका मतलब क्या होगा, वाई इस प्रकार है कि वाई ए से तो बड़ा है और बी से छोटा है, इसको खुला अंतराल कहते हैं। ठीक है, खुला अंतराल में जो जो मतलब यानी कि अंत्य बिंदु होते हैं, इनको अंत्य बिंदु कहते हैं, ए और बी को, वो काउंट नहीं होते। अब चलते हैं आगे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। अब बात करते हैं वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु जो ए और बी ले रहे थे अभी हम, वो भी शामिल होते हैं या अंत्य बिंदु भी होते हैं। ऐसे वह संवृत अंतराल या बंद अंतराल कहलाता है। जो अभी हमने पढ़ा था ये छोटे ब्रैकेट में ए और बी को बंद करते हैं, तो उनमें ए और बी अंत्य बिंदु हैं, उनको शामिल नहीं करते, उनके बीच के अवयव 2, 3, 4 इनको ही शामिल करते हैं। तो ये खुला अंतराल कहलाता है। खुला अंतराल को विवृत अंतराल भी कहते हैं। ठीक है, विवृत खुला अंतराल। अब वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु ए और बी भी शामिल हैं तो उसे बंद अंतराल कहते हैं। वो क्या होगा, वो होगा वो बड़े कोष्टक में इस तरीके से ए और बी को दर्शाते हैं। ठीक है, ये बंद अंतराल को दर्शाता है। भाई इसकी क्या खासियत है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है। अक्स इस प्रकार है कि अक्स का मान ए के बराबर भी हो सकता है, ये चिन्ह दिखा रखा है यहाँ पे, ए के बराबर भी हो सकता है और ए से बड़ा भी हो सकता है, और एक्स का मान बी के बराबर भी हो सकता है, यहाँ पे दिखा रखा है, और बी से छोटा भी हो सकता है। कुल मिला के इसको लिखेंगे 1 और 5। ठीक है, तो ये कुल मिला के अगर इसको समुच्चय रूप में प्रदर्शित करेंगे तो इसके अवयव आएंगे 1, 2, 3, 4, 5। कुल मिला के अक्स के इतने मान पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें 1 और 5 को भी काउंट किया जा रहा है, तो ये संवृत या बंद अंतराल कहलाता है। लेकिन जब यहाँ पे एक अंत्य बिंदु को शामिल कर लिया जाए और एक को छोड़ दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे ए और बी करके, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। एक्स इस प्रकार है कि ए है, एक्स का मान है ए के बराबर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है, ए के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन किसी भी हालत में बी के बराबर नहीं होगा, केवल बी से छोटा ही होगा। ठीक है, तो ए से इसको इसको क्या पढ़ते हैं, ए से बी तक खुला अंतराल पढ़ते हैं, जहाँ पे ए तो अंतर्विष्ट है, मतलब ए को सम्मिलित किया गया है, अक्स का मान ए के बराबर हो सकता है, किंतु बी को अपवर्जित मतलब बी को सम्मिलित नहीं किया गया है। जैसे कि इसको दर्शाएंगे 1 और 5 से। ठीक है, इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, उसमें आएंगे 1, 2, 3, 4, लेकिन अक्स का मान कभी 5 नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे छोटा ब्रैकेट कर दे और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कर दे तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। एक्स इस प्रकार है कि एक्स का मान ए से तो हमेशा बड़ा होगा, कभी भी ए के बराबर नहीं होगा, और बी से छोटा हो सकता है और बी के बराबर भी हो सकता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए से बी तक खुला अंतराल ही पढ़ेंगे, जहाँ पे बी को तो अंतर्विष्ट मतलब लिया गया है, एक्स का मान बी हो सकता है, किंतु ए अपवर्जित है, मतलब यहाँ पे इसको लिखेंगे 5, छोटा ब्रैकेट 5, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, छोटा ब्रैकेट 1, उसके बाद 5 और बड़ा ब्रैकेट। तो इसको लिखेंगे हम कि इसके अंदर कौन कौन से अवयव सम्मिलित होंगे जो कि एक्स का मान धारण कर सकते हैं, वो होंगे 2, 3, 4 और 5, एक कभी भी नहीं होगा। तो कुल मिला के ये तो था हमारा संवृत मतलब बंद अंतराल, कुल मिला के जिसमें बड़े कोष्टक लगाए जाते हैं और जो छोटे कोष्टक लगाए जाते हैं वो है विवृत खुला अंतराल। ठीक है, तो इस तरीके से अब इनको शॉर्टकट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे कि अंतरालों के उपसमुच्चय। आगे चलते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर -3 और 5 से दर्शा रखा है। इसका मतलब -3 और 5 तो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, इसके बीच के अवयव सम्मिलित होंगे। वह बी बराबर -3 और 5 है। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या होगा, -3 और 5 भी इसमें सम्मिलित है और इसके बीच के अवयव भी इसमें सम्मिलित है। कहने का मतलब तो ये इसको क्या दर्शा रहा है, ये यह दर्शा रहा है कि ए के जितने भी अवयव होंगे, ठीक है, वो बी में सम्मिलित होंगे। क्योंकि ए का मतलब तो क्या है, ए का मतलब है कि -3 और 5 के बीच के पूरे अवयव सम्मिलित होंगे, -3 और 5 नहीं होंगे सम्मिलित। लेकिन बी क्या कह रहा है, -3 और 5 के बीच के अवयव तो सम्मिलित होंगे ही, साथ में -3 और 5 भी सम्मिलित होंगे, क्योंकि ये क्या है, बंद अंतराल है। बंद अंतराल है मतलब संवृत अंतराल है, ठीक है। तो क्या आपको पता नहीं चल रहा है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं? जी हाँ, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। अगर ऐसा है तो उपसमुच्चय की परिभाषा से ए उपसमुच्चय हो जाएगा बी का, ठीक है। शॉर्टकट में अंतरालों को कैसे पढ़ेंगे अपन, जैसे ये संख्या पद्धति वाली रेखा, संख्या रेखा, उसपे दो अपन ने गोले बना दिए, ठीक है, इसको भरा नहीं है, मतलब ए और बी को सम्मिलित नहीं किया जा रहा, खाली गोलों का मतलब है सम्मिलित नहीं किया जा रहा। तो उसको इसको पढ़ेंगे विवृत, विवृत या खुला अंतराल। खुला अंतराल जिसमें कि अंत्य बिंदु ए और बी को शामिल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे काले काले क्यों कर रखे, काले गोले कर रखे हैं यहाँ पे, मतलब ए और बी को भी शामिल किया जा रहा है। तो ये होगा संवृत या बंद अंतराल, ठीक है। और यहाँ पे ए को शामिल किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट है, और यहाँ पे बी को शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे गोला खाली छोड़ रखा है। इस तरीके से यहाँ पे गोला खाली छोड़ रखा है मतलब ए को शामिल नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पे गोला काला कर रखा है मतलब बी को शामिल किया जा रहा है। तो इस तरीके से अपन शॉर्टकट में संवृत और विवृत अंतरालों को दर्शा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। भाई साहब मतलब एक एक मक्खन, मतलब एक मक्खनी की तरह टॉपिक आ रहा है जो कि घात समुच्चय है, मतलब मजा आ जाएगा पढ़ के। और इसको पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को यहाँ पे स्किप कर दिया तो शायद आपने इस वीडियो को टोटल ही स्किप कर दिया, आपका कोई मतलब नहीं निकला इस वीडियो को यहाँ तक देखने का, ठीक है। घात समुच्चय क्या है, घात समुच्चय, पहले तो नाम पे गौर कीजिएगा, घात समुच्चय, समुच्चय का घात, वो घात समुच्चय कहलाएगा। कुल मिला के परिभाषा में चलते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। माना कोई अरिक्त समुच्चय ए है, मतलब ए के अंदर कोई ना कोई अवयव है, रिक्त नहीं है, तब ए के सभी संभावित उपसमुच्चयों से मिलकर बना समुच्चय, तब ए के सभी संभावित उपसमुच्चयों, जो ए समुच्चय है उसके अवयवों को लेकर जितने भी संभावित उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, ठीक है, या ए के सभी जितने भी संभावित उपसमुच्चय बन सकते हैं, उन उपसमुच्चय को अवयव के रूप में मानते हुए उनको उनको मिलाकर बनाया गया समुच्चय ही घात समुच्चय कहलाता है। तो घात समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं, जैसे कि ए एक समुच्चय है, ठीक है, तो इसका घात समुच्चय कैसे दर्शाएंगे, पी ए से, ठीक है, पावर ऑफ ए, ठीक है। इस तरीके से घात समुच्चय को पी ए से दर्शाते हैं। तो पी ए क्या दर्शा रहा है, समुच्चय ए का घात समुच्चय पी ए के द्वारा दर्शाया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा एन ए से एन ए से किसको दर्शाते हैं, एन यहाँ पे अवयवों की संख्या दर्शाता है समुच्चय ए में। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एन ए से दर्शाई जाती है, और पी ए से समुच्चय ए का घात समुच्चय दर्शाया जाता है। यदि एन ऐसे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या दर्शाई जाएगी तो एन पी ए से क्या दर्शाया जाएगा, एन पी ए से, जो पी ए को क्या कहते हैं, घात समुच्चय। तो इस घात समुच्चय में भी अवयवों की संख्या समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दर्शाता है एन पी ए। कुल मिला के जो ये घात समुच्चय है पी ए, उसमें एन का मतलब अवयवों की संख्या क्या है उसको दर्शाएगा एन पी ए। क्योंकि यहाँ पे जो समुच्चय ए है उसमें एन लगाते ही समुच्चय ए में अवयवों की संख्या दर्शाता है एन ए। तो इस तरीके से जो ये भी तो पी ए भी तो एक समुच्चय ही है, घात समुच्चय है, तो उसमें भी अवयवों की संख्या एन से दर्शाई जाएगी। तो एन पी ए बराबर समुच्चय ए के समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दर्शाई जाएगी। तो कुल मिला के हमको एन पी ए का सूत्र क्या ध्यान रखना है, उसको हम प्रूफ भी करेंगे भाई कैसे आया ये सूत्र। तो एन पी ए बराबर, एन पी ए का मतलब जो पी है मतलब ए समुच्चय का घात समुच्चय है उसके अंदर, पी ए का मतलब ए समुच्चय का घात समुच्चय है, तो एन का मतलब उस घात समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या क्या होगी,
टू की पावर एन ए, और एन ए क्या है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को यहाँ पे रोक के बैक जाइए, आंखें धोइए, मुंह धोइए, वापस से देखिए, 100% समझ में आएगा अगर आपको अब तक का सब कुछ समझ में आया है तो। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। हाउ मतलब कैसे हुआ कि एन पी ए बराबर टू की पावर एन ए, मतलब ये सूत्र कैसे आया कि भाई जो ए समुच्चय उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या इस सूत्र से कैसे दर्शाई जा रही है। तो जो ये समुच्चय है ए, ठीक है, उसको हमने दर्शा रखा है, उसमें दो अवयव है, एक और दो। ठीक है, तो इसमें अवयवों की संख्या एन ए से दर्शाते हैं, तो कितनी हो गई, एक और दो, तो दो अवयव अवयव कितने हैं टोटल, दो, तो अवयव की संख्या हो गई दो। ठीक है, अब क्या आप थोड़ा गौर करेंगे, जो ए समुच्चय उसमें दो अवयव है, एक और दो, इसके संभावित उप समुच्चय क्या क्या बन सकते हैं समुच्चय ए के। तो आपको पता है फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो ए का भी उपसमुच्चय होगा फाई। ठीक है, रिक्त समुच्चय। अब एक चीज और पढ़ी होगी आपने फैक्ट में, मैंने बताया था उपसमुच्चय फैक्ट में, और एक तो फाई सभी उपसमुच्चयों का मतलब सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, और एक खुद समुच्चय ही अपने आप का उपसमुच्चय होता है। तो ये वाला एक दो एजिटिज हमने लिख दिया कि ये खुद समुच्चय ही खुद का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि हमने आपको पहले कंसेप्ट में बता दिया कि भाई किस तरीके से होता है, आप पीछे वीडियो को लेके जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दो कंसेप्ट हमने आपको बताए थे, एक तो रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और एक खुद समुच्चय ही अपने आप का उपसमुच्चय होता है। तो दो उपसमुच्चय संभावित तो ये बन गए, और एक अवयव को लेके ये एक समुच्चय बना लिया, और दूसरे अवयव को लेके ये दूसरा इसका उपसमुच्चय बना लिया। तो दो उपसमुच्चय ये वाले पॉसिबल हो गए। उपसमुच्चय ये वाले पॉसिबल कैसे हुए, क्योंकि एक है, एक इसमें ए में बिलोंग करता है। तो उपसमुच्चय की परिभाषा से यदि किसी भी समुच्चय के जो अवयव हैं वो दूसरे समुच्चय में बिलोंग करते हैं, तो वह अवयव उस दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। इस तरीके से दो भी इसमें बिलोंग करता है, तो इस तरीके से चार संभावित कितने बने, चार संभावित उपसमुच्चय बने। तो कुल चार संभावित उपसमुच्चय बने। तो जो पी ए है वो क्या बना, पी ए है वो बना, कुल मिला के पी ए है वो बना, पी ए में लिखेंगे हम फाइव, उसके बाद वन, ठीक है, उसके बाद टू, उसके बाद वन और टू। कुल मिला के पी ए की परिभाषा क्या होती है, पी ए मतलब जो घात समुच्चय है उसकी परिभाषा क्या होती है, किसी भी समुच्चय, यहाँ पे समुच्चय है, पी ए की परिभाषा, घात समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, किसी भी समुच्चय के संभावित उपसमुच्चयों को अवयव के रूप में लेकर जो समुच्चय बनाया जाता है वो घात समुच्चय कहलाता है। वापस से सुनिएगा, किसी भी समुच्चय के संभावित उपसमुच्चयों को लेकर जो समुच्चय बनाया जाता है, जो संभावित उपसमुच्चय हैं वो ये हो गए, उनको अवयवों के रूप में लेकर जो ये समुच्चय बनाया गया है वही घात समुच्चय कहलाता है। तो जिस तरीके से कोई समुच्चय होता है, जैसे कि ए बराबर ये था, समुच्चय था एक और दो, हमने अवयवों की संख्या एन एन लगा के ज्ञात की थी, एन ए बराबर, तो इस तरीके से इस वाले घात समुच्चय भी एन लगा के अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमको पता है एक दो तीन चार, चार अवयव हो गए, तो चार हो गए, तो एन पी ए बराबर चार हो गया। क्या आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि भाई दो को दो की घात दो के रूप में नहीं लिख सकते? जी हाँ, लिख सकते हैं, चार को दो की घात दो के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या आपको यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा कि एन ए बराबर दो है, तो दो की जगह क्या एन ए नहीं लिख सकते? हाँ, लिख सकते हैं, तो टू की पावर एन ए हो गया। तो इस तरीके से एन पी ए बराबर टू की पावर एन ए हो गया, बराबर चार आता है। कुल मिला के इस सूत्र की उत्पत्ति को हम यहाँ से समझ सकते हैं, और आगे अन्य एग्जाम्पल रिपीट करते जाएंगे तो ये आपको सूत्र की पुनरावृत्ति होती हुई मिलेगी। कुल मिला के ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे बनता है। तो ये वाला सूत्र डायरेक्ट आप लगा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, तो टू की पावर जो समुच्चय है, पर्टिकुलर समुच्चय के अवयवों की संख्या। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। ए बराबर कोई समुच्चय है एक दो तीन के लिए पी ए मतलब घात समुच्चय
और एनपीए मतलब घात समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं और उसमें अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पी ए मतलब ए समुच्चय का घात समुच्चय बनाने के लिए पहले हम ये समुच्चय वाला चिन्ह लगाएंगे मंझला कोष्ठक, उसके बाद फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है और एक खुद समुच्चय ही अपना उपसमुच्चय होता है। ये फैक्ट में हमने पढ़ा था और उसके बारे में समझा भी था। तो ये दो दो तो इसके अवयव संभावित उपसमुच्चय हमने लिख ही दिए। अब और क्या क्या संभावित उपसमुच्चय हो सकते हैं, एक अलग से लिख दिया, फिर दो, फिर तीन, उसके बाद एक दो को लेके बना दिया एक समुच्चय, उसके बाद दो तीन को लेके, फिर एक तीन को लेके, कुल मिला के इस तरीके से संभावित 8 मान मिलेंगे अपन को। ठीक है, और इस सूत्र से जो एनपीए है मतलब जो घात समुच्चय है उसमें कितने अवयव है उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले को हम काम में लेंगे, इस वाले को। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखा, उसके बाद टू की पावर एन ए क्या है, यहाँ पे एन ए क्या है, ए में कितने अवयव है, तो एक दो तीन, तीन अवयव है, तो टू की पावर 3 बराबर 8 हो गया। तो एन पी ए मतलब जो घात समुच्चय ए का उसमें अवयव की संख्या 8 हो गई। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को यहाँ पे रोकिए, वापस से पीछे जाके वापस से एग्जैक्ट यहाँ पे ध्यान दे के एक तरीके से मतलब बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखना शुरू कीजिए, 100% समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट था तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, सेकंड बार देखेंगे तो 100% क्लियर होगा। अब चलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब ये वाली चीज है ना सार्वत्रिक समुच्चय, उसको आपने पढ़ा होगा लेकिन फोकस नहीं किया होगा। आज फोकस करना है और जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये डिब्बा है, नहीं ये डिब्बा नहीं है, ये एक परिवार है, आपका परिवार। ठीक है, उसमें ये हो आप। ठीक है, ये आपके मम्मी और ये है आपके पापा और ये आपके कोई भी भाई या बहन। 4 कैंडिडेट आप हो गए। क्या आप इस परिवार के अंदर सम्मिलित होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ये जो डिब्बा है ये आपका परिवार है, ये हो गया यूनियन, इसको यू से दर्शाते हैं। और जो ये हैं, आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं और आपकी जो भाई या बहन कुछ भी मान सकते हैं वो है, वो इसके क्या हो गए, उपरूप हो गए, मतलब इसके अंदर सम्मिलित होंगे ही। अगर ये परिवार को यू से दर्शाते हैं, इस आयत को यू से दर्शाते हैं, तो ये जो आपके चिन्ह बना रखे हैं, तो इस आयत के अंदर आप सम्मिलित होंगे क्योंकि आप इस परिवार का हिस्सा हैं। तो अगर ये जो आयत है उसको हम मैं एक समुच्चय मानूं, तो क्या आप इसके उपसमुच्चय नहीं होंगे? आप 100% रूप से इसके उपसमुच्चय होंगे क्योंकि आप इसके अंदर बिलोंग करेंगे। आपके जितने भी अवयव वो इसके अंदर बिलोंग करेंगे। कुल मिला के सार्वत्रिक समुच्चय का कंसेप्ट भी इस तरीके से ही है। हमेशा आधारभूत समुच्चय ही सार्वत्रिक समुच्चय होता है। अब आधारभूत समुच्चय क्या है वो अब इससे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने वास्तविक संख्याओं का कंसेप्ट बताया था आपको, संख्याओं का जो कंसेप्ट बताया था उसमें बताया था कि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है आर, रियल नंबर, ठीक है, तो वो आधारभूत समुच्चय होगा। कब होगा? जब बात होगी परिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्याओं की, प्राकृत संख्याओं की, पूर्ण संख्याओं की, पूर्णांक संख्याओं की। भाई इन संख्याओं की बात होगी तभी क्यों होगा जब इमेजिनरी संख्याओं की होगी, जब अपरिमेय जब इमेजिनरी की हो सकती है, अपरिमेय तो इसमें ही आ जाएगी। जब इमेजिनरी की होगी तब क्यों नहीं होगा? ये संख्याएं होगी तभी क्यों होगा? ये आधारभूत समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, क्योंकि जो रियल रियल नंबर है, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसके अंदर परिमेय संख्याएं भी सम्मिलित होती है, अपरिमेय भी सम्मिलित होती है, प्राकृत भी, पूर्ण भी और पूर्णांक भी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वो आधारभूत समुच्चय होगा और यही सार्वत्रिक समुच्चय होगा। लेकिन अगर इमेजिनरी संख्याओं के लिए बात करें, काल्पनिक संख्याओं के लिए, तो नहीं होगा क्योंकि काल्पनिक संख्याएं आर रियल नंबर में बिलोंग नहीं करती, रियल नंबर के अंतर्गत नहीं आती। तो कुल मिला के सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये हुआ, अगर ये डिब्बा है, ये आर बराबर रियल नंबर को प्रदर्शित करता है, आर बराबर रियल नंबर को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और उसके अंदर क्यू, टी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जेड, ठीक है, और डब्लू पूर्णांक संख्या और नेचुरल संख्या ये सभी आती है। तो इस कंडीशन में
क्या होंगे, ये जो परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ये सभी संख्याएं जो रियल नंबर ये आईएससी दर्शा रखा है, तो ये सभी संख्याएं इसके अंदर होगी, तो कुल मिला के ये सभी संख्याएं रियल नंबर का उपसमुच्चय होगी। तो इस कंडीशन में जो रियल नंबर होगा वो आधारभूत समुच्चय होगा, मेन समुच्चय होगा, और मेन को ही क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज तक की वीडियो में हमारा इतना ही था कंसेप्ट। तो वीडियो आपको 100% पसंद आया होगा, नहीं आया है तो वीडियो को वापस से देखिए, 100% पसंद आएगा। तो जेएमडी आईएएस यूट्यूब हब की तरफ से आपको स्पेशल थैंक यू। ठीक है।